सबसे पहले तो सदगुरु को प्रणाम कि उन्हीं के कारण हम कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया है कि हम सुन पा रहे हैं। इतने इम्पोर्टेंट उनके जो है उन्होंने हमें जो डायरेक्शंस दी हैं वो लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम। बाबा नाम केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ओके। सो और मैं सभी को, जितने भी अभी इस मीट में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को आग्रह करूंगा कि सभी जो है मधु विद्या का उपयोग करते हुए गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र मीन्स सेकंड लेसन। एवरीबॉडी शुड टेक दैट मन ही मन, जो भी उनको मिला हुआ है सेकंड लेसन। उसका मतलब थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू दैट, लेकिन बताएंगे कि ये क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट जो है बाबा ने जिस बेसिस पे वो मंत्र दिए हैं वो क्या है। तो ओके, सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे। लास्ट टाइम जो है हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था तो उसमें बताया गया था चक्रों के बारे में। मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और उनके विशुद्ध, एंड देन आज्ञा चक्र, और फिर फाइनली सहस्रार चक्र। ये बताए गए थे ये चक्र हैं हमारे, और इनका कोई फिजिकल पार्ट नहीं है बॉडी के। ये हमारी एनर्जी बॉडी में, जो कि नाड़ियों का पूरा नेटवर्क है जिनमें एनर्जी फ्लो करती है, उनमें से तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी चैनल्स हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा मानसिक, पीड़ा जो है वो भौतिक, और सुषुम्ना आध्यात्मिक। तो जहाँ जहाँ पे ये हमारी स्पाइनल कॉलम में तीनों इंटरसेक्ट करती हैं, सुषुम्ना को जहाँ जहाँ ईड़ा और पिंगला ने जो है क्रॉस किया हुआ है, दे आर पोजिशन ऑफ चक्रास एंड दे आर नॉट फिजिकल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके। ये भी बताया गया था कि वो चक्र ही क्यों होते हैं, और जस्ट उसके लिए अगर पूरी डिटेल में जाना है तो जो पहले वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके। आज जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे बताया था, ये देखिए, ये सबसे नीचे कौन सा होता है? मूलाधार। फिर जो है जेनिटल ऑर्गन के पीछे स्वादिष्ठान, नाभि के पीछे मणिपुर, छाती के पीछे अनाहत, गले के पीछे विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। सो ये चीज हर एक को अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, हो गई होगी, क्योंकि इन्हीं का सबसे अधिक उपयोग होता है। आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है कि जो चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में, एनर्जी बॉडी में हैं, उनके काउंटर पार्ट फिजिकल बॉडी में क्या है। यानी कि चक्रों की एनर्जी जब चेंज होती है तो उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फिजिकल बॉडी में क्या होता है, या फिजिकल बॉडी में कहाँ पे क्या होता है जिससे कि चक्रों की एनर्जी चेंज होती है। और वो है ग्रंथियां, ग्लैंड्स। और मैंने बहुत से जो है, बल्कि एक साधक का क्वेश्चन भी आया हुआ था कि दादा क्या ग्रंथियां और चक्र सेम है? नहीं, सेम नहीं है। चक्र जो है वो सिर्फ एनर्जी बॉडी में है, उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं जो फिजिकल बॉडी में, वो हैं ग्लैंड्स। जैसे ये ब्रेटानिका से ये एक पिक ली है। ये जो है जस्ट ये कुछ नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये है पिनियल ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लेडीज में, ये जेंट्स में। बताऊंगा ये क्या है। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। ये रियल पिक्स हैं, रियल पिक्स उन्होंने की ग्लैंड्स को ही जो है जस्ट नजर आ रहे हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल जेंट्स में, लेडीज में। और ये है पैनक्रियास। आई विल डिस्कस ऑल दैट। कि जैसे ये देखिए, यहीं पर इसी फिगर में अगर देख सकते हैं कि ये जो है जस्ट ग्लैंड जो है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये किस किस को, कौन कौन से ग्लैंड्स किस किस चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग हैं और क्या होता है उनसे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। और ये क्यों मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं, उसका कारण है ये, उसका कारण है ये कि हमारे सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये कहा है कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना पथ पे आगे बढ़ रहे हैं,
Meditation should be performed knowing fully well location of different glands and subglands and also different cells in a human brain. And people should not only know the location of these glands and subglands, they should also be acquainted with their respective system of hormonal secretions. Otherwise, their meditation will not produce any fruit. So for this system meditation, knowledge of biology is necessary. बाबा ने कहा है योगा साइकोलॉजी में जो चैप्टर है माइंड ग्रोज इन मैग्नीट्यूड, तो इसलिए ग्लैंड्स का जो है जानकारी, चक्रों और ग्लैंड्स की जानकारी बहुत आवश्यक है। और अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी माइंड और बॉडी, देखो फिजिकल बॉडी तो ये है, और मन अगर आपको कहा जाए हाँ भाई मन कहाँ है दिखाओ, तो मन कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको कि कोई कहे कि हाँ भाई ये देखो ये है माइंड। तो लेकिन एक ऐसी चीज है, कौन सी, ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसी चीजें हैं कि जिनसे जो केमिकल्स हॉर्मोन्स निकलते हैं उससे हमारी सोच बदलती है। यानी कि ग्लैंड्स को हम कह सकते हैं दे आर मीडिएटर्स बिटवीन अवर बॉडी एंड माइंड। और आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है साइंस जो है, जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, बहुत डिटेल में इसकी स्टडी कर रहे हैं। बाबा ने हमें इसके बारे में बहुत पहले से सब कुछ बता दिया था, वो है बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी नाम से पता लग रहा है, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, हाउ आवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। तो कैसे रिलेटेड हैं, उनको लिंक जो करते हैं वो हैं ग्लैंड्स। हमारी फिजिकल बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो हमारी सोच को, हमारे माइंड को जो है कैसे रिलेट करते हैं। जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग दैट। ओके, उससे पहले जो है जस्ट अब थोड़ा सा कि कौन सा ग्लैंड कौन से चक्र के साथ जो है कॉरस्पॉन्डिंग है, जस्ट विल सी दैट। ये हम कर चुके हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ओके, ये एक पार्ट और है जो कि अलग से कभी क्लास हम लेंगे तो उसमें जो है ये चीज डिस्कस करेंगे कि माइंड क्या है, मन हमारा क्या है। मन की डिटेल्स जैसे नाम सुनते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। तो बाबा ने एक जगह कहा है कि अनकॉन्शियस माइंड की भी आगे कई लेयर्स हैं, सुप्रामेंटल माइंड, सबलिमिनल माइंड, कॉजल माइंड। तो वी विल डिस्कस ऑल दैट। अभी मैं उधर टॉपिक से डाइवर्शन नहीं चाह रहा। ओके, तो ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन से देखिए, ग्रंथियां, ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथियां भी कह देते हैं। ओके, देखिए जो पीनियल ग्लैंड है, जो सहस्रार चक्र है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड है वो है पीनियल। यानी सहस्रार चक्र की एनर्जी और पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोनल, ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स क्या हैं, जस्ट दे आर सम केमिकल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह भी होते हैं उसमें। तो उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं वो सहस्रार चक्र की एनर्जी से रिलेटेड है। आज्ञा चक्र से रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज कनेक्टेड विद अवर विशुद्ध चक्र। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किन चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से ग्लैंड है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि उन ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग चक्र की जो एनर्जी है दे आर इंटरडिपेंडेंट। यानी कि हम मेडिटेशन से या किसी भी प्रयास से चक्रों की एनर्जी को जब वेरी करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोनल सिक्रीशन रेगुलेट होता है या इरेगुलेट होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। एंड रिवर्स, जब हम आसन्स वगैरह करते हैं तो ग्लैंड्स पे प्रेशराइजिंग या डीप्रेशराइजिंग इफेक्ट होने से क्या होता है कि उनसे हार्मोनल सिक्रीशन रेगुलेट होता है, और वो हार्मोनल सिक्रीशन जब रेगुलेट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्रों की एनर्जी है
वो जो है वो ठीक होती है, चक्र एक्टिवेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और जब चक्र एनर्जाइज और एक्टिवेट होते हैं तो उन चक्रों के साथ जितनी भी कनेक्टेड आगे नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जो है जस्ट एनर्जी फ्लो कभी रुक गया था या नहीं रुका था या ज़्यादा हो गया था या व्हाटएवर, तो वो चेंजेस भी जो है वो ठीक होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में इस तरह का डिस्कशन हुआ था कि हमारे फिजिकल बॉडी पे कोई भी बीमारी बाद में आती है, पहले वो एनर्जी बॉडी पे आती है। यानी कि जो वो एनर्जी के चैनल्स हैं, जो 72,000 नाड़ियां हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी हो जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। सो उनमें ब्लॉकेजेस के कारण चक्रों की एनर्जी जो है वो कम। ना व्हाट हैपेंस, जब हम आसन करते हैं, जब हम आसन करते हैं प्रॉपर इन गाइडेंस ऑफ समाचार्य दादा दीदी, तो क्या होता है कि जब हम आसन्स करते हैं तो उन आसन्स के कारण जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोनल सिक्रीशन जो है रेगुलेट होता है। और हार्मोनल सिक्रीशन जब रेगुलेट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। एनर्जी चेंज होने से जिन चैनल्स में, जिन नाड़ियों में एनर्जी की कमी हुई होती है वो ठीक हो जाती है। मीन्स यूजिंग आसन्स आप जो है अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिम जाना अच्छा है या आसन्स करना ज्यादा अच्छा है। आसन्स हमें ना कि ना सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी कई तरह की, क्योंकि उससे जो ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो हमें मानसिक रूप से भी, जैसे अभी बताया ना कि ग्लैंड जो है माइंड को भी, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं उससे हमारा माइंड जो है जस्ट रेगुलेट होता है। माइंड क्या सोचता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हम आसन्स करते हैं तो ग्लैंड से केमिकल्स होने से जो है हमारा माइंड भी जो है कंट्रोल में आता है। तो फिजिकल बॉडी की बीमारियां प्लस माइंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, दे आर आल्सो सॉल्व। तो इसलिए आसन्स की बहुत महत्वता है, जरूर करने चाहिए। हमारी आदरणीय व्यंजना दीदी जो है, सुबह उनका जो है चैनल है योगा फॉर लिबरेशन, रोज सुबह वहाँ पर जो है उसमें पांचजन्य भी होता है, उसके बाद आसन्स की भी क्लासेस होती हैं। तो जरूर जो है जो भी कर सकते हैं उनको ज्वाइन करें। ओके। और अब देखिए, ओके, मैंने बताया जैसे पिनियल सहस्रार चक्र, पिट्यूटरी आज्ञा चक्र, थायराइड कोरस्पॉन्डिंग टू विशुद्ध चक्र, थाइमस ग्लैंड जो है दैट इज रिलेटेड टू अनाहत चक्र, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर जो है पैनक्रियास और एड्रिनल, दीज आर रिलेटेड टू मणिपुर चक्र एंड सो ऑन। और फर्दर इन ग्लैंड्स में, सॉरी, इन व्हाट डू यू कॉल, चक्रों के थ्रू हमारी कुछ वृत्तियां एक्सप्रेस होती हैं, प्रोपेंसिटीज। हमारा मन के काम है सोचना। अब उसको एक्सप्रेस होने के लिए कोई सोर्स चाहिए। तो बेसिकली हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो दूसरा मन है, हमारा सेकंड माइंड है, क्योंकि उसमें जो चक्र हैं उसके थ्रू जो है वृत्तियां एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सप्रेस होती हैं। और उन वृत्तियों के अनुसार ही हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिहेव करते हैं। यानी कि हमारी वृत्तियों के थ्रू आउटर वर्ल्ड में एक्सप्रेशन ही हमारा बिहेवियर है। अगर हमारा वृत्तियों पर कंट्रोल होगा, पॉजिटिव वृत्तियां होंगी, नकारात्मक पे कंट्रोल होगा, हमारा बिहेव आउटर वर्ल्ड में अच्छा होगा। अदरवाइज जो है जस्ट ऑन द अदर साइड। ओके, सो ये अभी फिलहाल हमें याद रखना है कि कौन कौन सा ग्लैंड कौन कौन से चक्रों से कंसर्न्ड है, यानी किस चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे फिजिकल बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। ओके, नाउ ये जो है जस्ट जेंट्स और लेडीज के लिए जो है, जस्ट आप देखेंगे पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, थाइमस, यहां तक सब कुछ सेम है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने ये जो लाइन बोली है, For both males and females, there is no difference as far as the pineal and pituitary glands are concerned.
That is why those who say that women are not entitled to spiritual salvation are wrong. सबसे पहले तो जितनी भी दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, बड़ी छोटी, सभी को प्रणाम। आज इंटरनेशनल महिला दिवस है, तो सभी को प्रणाम इसके लिए। और बाबा ने फीमेल्स को, लेडीज को, दीदियों को कितनी इम्पोर्टेंस दी है। मैंने तो अपनी जिंदगी में सच बताऊं कभी भी वो कहते हैं ना कि किसी भी लेडी को पुरोहित गिरी करते हुए नहीं देखा, यानी शादी करते करवाते हुए जो है कभी नहीं देखा। और तो बाबा क्या जो है इतनी ग्रेस है हम सब भाई बहनों पर कि उन्होंने बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया हुआ है सभी दादाओं को, दीदीज को, लेडीज को, जेंट्स को। तो उसका कारण है क्योंकि अनाहत चक्र से ऊपर के जो ग्लैंड्स हैं, सॉरी चक्र हैं, उन्हीं के थ्रू हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, और वो सब सेम है। वो जो है मेल्स और फीमेल्स में एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए जो है जस्ट ये नहीं कोई कहीं, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू नेम दोज रिलीजन्स एंड व्हाटएवर, कि वहाँ पर कहा गया है साफ कि जो है अगर उनको मुक्ति मोक्ष चाहिए तो पुरुष के शरीर में ही आना पड़ेगा। तो दैट ऑल इज रॉन्ग, बाबा ने जो कहा है। सो इसलिए, और बल्कि अभी मेरे को याद आ रहा है कि अभी डीएमएस में आदरणीय पुरोधा प्रमुख दादा की जो स्पीच में उन्होंने तो स्पेसिफिकली एक यहाँ तक भी बात बोली, कहा कि पहले तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है कोई जो है जस्ट संयोजनी और विभाजनी फोर्सेस होते हैं, जो डिसएम्बॉडीड माइंड होता है जब मृत्यु होती है, तो जब वो नया शरीर धारण करता है, ये म्यूटेटिव रजोगुणी प्रकृति ये सारे काम करवाती है। तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो जो है जस्ट फीमेल बनेगा, मेल बनेगा या थर्ड जेंडर बनेगा। लेकिन उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, ऑल दीज थ्री हैव इक्वल राइट फॉर एमांसिपेशन, इक्वल राइट फॉर साल्वेशन। ये जो है इट वाज सो इंटरेस्टिंग। अब की बार जो पीपी दादाजी ने वहाँ पे संबोधन दिए, दे वर वंडरफुल। और हम कोशिश करेंगे कि उनसे काफ़ी कुछ सीख के, और बाबा की जो आइडिया एंड आइडियोलॉजी जो बुक है उसमें से जो है काफ़ी कुछ ढूंढा, मिला भी है काफ़ी कुछ, बट और उसमें करके वी विल ट्राई टू मेक वन मोर क्लास आने वाले टाइम में, जो कि सिर्फ उसी चीज़ पे बेस्ड होगी कि किस तरह से नया शरीर बनता है और पुराने जो संस्कार, पुराने जो कर्म थे, कैसे वो नए में इम्प्लांट होते हैं और किस तरह से जो है नए शरीर में सब हो गया होता है वो। वी विल सी दैट। बट अभी फिलहाल बाबा ने ये देखिए कितने क्लियरली कहा है कि विमेन और मैन दोनों को एग्जैक्टली इक्वल राइट है फॉर साल्वेशन। ओके, ये हमारे आनंद मार्ग का जो सेंट्रल साइट है उस पे ये सारा कुछ अवेलेबल है एक चार्ट में। अभी इसमें पूरा सभी को क्लियर नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डिटेल में जा रहा, लेकिन इसमें मैंने इसमें से ही 90% जो है अपनी पीपीटीज बनाने की कोशिश की है, इसी से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आप एएमपीएस की सेंट्रल साइट है, आप वहां से जो है इसको ले सकते हैं, मुझे कहेंगे मैं भी शेयर कर दूंगा, एक दो ने मंगवाया भी है। ओके फाइन। देखिए, कहते हैं ना कि 100 बातें पढ़ने और सुनने की अपेक्षा एक को मानकर चलना बड़ी बात है। तो इसलिए जो कुछ भी चर्चा हो रही है जिस चीज़ों पर, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जो है एक माध्यम अपने आप को समझता हूँ, और बाबा ने जो कुछ बताया है वो मैंने इधर उधर से पढ़ के, दादा दीदी से सीख के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। समझ आता है, आगे बढ़ने में हेल्प हो रही है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा हमें इस लायक समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अप्लाई जरूर करना है। ओके, अब जो है क्योंकि जैसे कहा गया कि चक्रों का कोई फिजिकल, ये चक्र कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम टच करके बता दें कि ये, हाँ जी ये चक्र है। तो फिर साइंटिफिक एविडेंस चक्रास के
क्या कोई है? यस, आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने भी वहां से पूछ लिए हैं। 100% आज की डेट में ये विश्वास है कि चक्र जो है वो, ये मैंने यहाँ पे जो मार्गरेट मोडा का अप्रैल 2022 का ही यहाँ से मैंने चीज़ निकाला है, जिसमें है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हीलिंग एंड केयरिंग, उन्होंने कहा है कि देयर इज सम एविडेंस दैट चक्रास एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैव anatomical relates. There is indeed scientific evidence for the chakras है। हंट, अभी इनका थोड़ा और आगे बताऊंगा। एक इलेक्ट्रोमायोग्राफ होता है, ईएमजी बोलते हैं उसको। उन्होंने वेव फॉर्म्स जो हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो वेव्स निकलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट थी, लेकिन चक्रों की एग्जैक्ट पोजीशंस पे उन्होंने जो वेव्स मेजर की, दे वर डिफरेंट। और स्पेसिफिकली व्हेन द सब्जेक्ट्स एक्टिवेटेड और ओपनड ए चक्रा, फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज्ड। तो हर एक केस में, ये कई हैं, जस्ट समय की कमी के कारण मैं हर एक की डिटेल में नहीं जा सकता, परंतु ये देखिए, मैं नेक्स्ट फिगर ले लेता हूँ, उसमें शायद ज्यादा है। ओके, लेट्स रीड फ्रॉम हियर। इन 1979, Dr. Wally Hunt of the University of California at Los Angeles, using highly sensitive instruments, detected energy emanations higher than any frequencies ever known to come from body at the exact position of chakras. जो चक्रों की पोजीशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उन पोजीशंस पे उनको फ्रीक्वेंसीज हायर, कितनी हायर? बाकी जगह पे जैसे मसल्स पे 225 मिल रहा था, हार्ट पे 250 मिल रहा था, ब्रेन पे 30 मिल रहा था, चक्रा पे उनको 1600 का फ्रीक्वेंसी मिला। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मॉडल। इसी तरह से जापान में डॉक्टर हिरोशी मोतोयामा, उन्होंने भी कहा कि, कहा नहीं रादर, उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज प्रूव की, when people concentrated on their chakras, there was a higher energy and higher frequency electrical field emanating from that area of the body. Means they have scientific evidence. और जो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को देखने में या जो भी और आगे पढ़ने में, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। आई हैव टेकन ओनली अ फ्यू, बट यू कैन जस्ट सी। तो चक्रास का एविडेंस है, साइंटिफिकली जो है, इट इज प्रूव्ड दैट दे आर, कि जो ईस्ट मंत्र और गुरु मंत्र हैं वो ब्रह्मास्त्र हैं, जिनके सहारे जीवन की हर लड़ाई पर जीत हासिल की जा सकती है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हमारा जो ईस्ट मंत्र है सभी का अलग अलग होता है, लेकिन ईस्ट मंत्र सबसे बड़ा साधन है साधक को साध्य में मिलाने के लिए। अब साधना क्या है? अब हम रोज साधना शब्द इस्तेमाल करते हैं। साधना क्या है? साधक को उसके साध्य, उसके ईस्ट में मिलाने का प्रयास। साध्य हमारे परम पुरुष और हम साधक, तो साधक को उसके साध्य में मिलाने का जो प्रयास है, दैट इज साधना। और उस साधना के लिए ईस्ट मंत्र जो है वो सबसे बड़ा साधन है। कैसे है वो मैं अभी बताऊंगा। मंत्र होता क्या है? जिसके मनन के द्वारा जीव की मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। कैसे होता है अभी डिस्कस करते हैं। मनन का अर्थ है मन ही मन चिंतन करना, रेगुलर रेपिटेशन इन माइंड। और ईस्ट मंत्र के द्वारा मनुष्य स्थायी रूप से दुख से, सभी प्रकार के भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति पाता है। कैसे बताएंगे अभी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि यहाँ पर जो भी क्लासेस अब हो रही हैं या आने वाले समय में होंगी, उसमें ईस्ट मंत्र किसका कौन कौन सा है या क्या होता है,
ईश चक्र किसका कौन कौन सा है, क्या होता है, गुरु मंत्र, तत्व धारणा मंत्र, शपथ, और लेसन्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेसन्स करने के तरीके, वो इस पे एक्सप्लेन नहीं की जाएंगे। वो हमारे सभी जो आदरणीय दादा दीदी जिनसे आपने लेसन्स लिए हुए हैं पहले, या जो नए सीखना चाहते हैं, वो भी वही बता सकते हैं। वो हम लोग जो है वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, वी हैव टू फॉलो दैट। और क्योंकि अभी पीछे वीडियोस में एक दो के क्वेश्चंस आए हुए थे कि तो हम एक जनरल गाइडेंस जो है वो हम जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं चीज़ों की, परंतु बाबा के द्वारा जो ऑथोराइज्ड हैं वो हमारे आदरणीय दादाज और आचार्य दीदीज ही हैं, जो कि आपको वो तरीका बताएंगे कि किस तरह से, अब जैसे मैं अभी भूत शुद्धि चित शुद्धि बताऊंगा कि होती क्या है, लेकिन करनी कैसे है ये वही बताएंगे। हमने बताया कि अभी डिस्कस करेंगे कि ईस्ट मंत्र से क्या होता है, लेकिन ईस्ट मंत्र क्या होता है और किसके लिए क्या क्या है ये वही बताएंगे। सो यहाँ पर ध्यान रखना है, बल्कि मैं सभी जो अभी जुड़े हुए हैं यहाँ पे उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि कभी भी अपने मंत्र को, जो मंत्र आपको बताए गए हैं, ईस्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, इनको जो है ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना है। क्योंकि एक बाबा ने, क्योंकि हम इस चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि क्या बेसिक रीजन है, बाबा ने कहा है इसलिए ऐसा नहीं करना है। जस्ट आई टेक इट दैट वे कि उन्होंने जो कह दिया जिस दैट इज फाइनल, ओके। और क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होता है, संस्कारों के हिसाब से हर एक का अलग अलग होता है, तो इसलिए हमें जो है इसको वैसा नहीं कि जो इनका इष्ट मंत्र है वो मेरा भी वही होगा। ओके, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि ये चीजें जो हैं, ईस्ट मंत्र, ईस्ट चक्र और गुरु मंत्र, ये जो है हम लोग जो है ओपनली इसको शेयर नहीं लेते हैं। और इसीलिए ये जो संचर प्रति संचर धारा में जो हम उनसे परम पुरुष से छिटके हुए हैं, अलग अलग उनके पुत्र और पुत्रियां, जो यहाँ तक हम वापस पहुंच गए, लेकिन मोक्ष और मुक्ति अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे हमें सदगुरु की कृपा, जो भव सागर है ना, भव सागर जिसका नाम होता है, भव सागर यही होता है कि जो हमारे पता नहीं कितने जन्मों के क्या एक्यूमुलेशन हुआ है, हमारे संस्कार बने हुए हैं, और वो एक्यूमुलेशन जो है वो हम कभी भी जो है अपने आप नहीं कर पाते। लेकिन परमात्मा को जब हम पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं, डिवोशनल भाव से आगे बढ़ते हैं, तब वो हमें भव सागर पार करवा देते हैं। तो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, सोचना है इस चीज को अपना कि ईस्ट मंत्र आघात, ईस्ट मंत्र होता क्या है और क्यों उसको बार बार उस मंत्र आघात करने से, उसके बोलने से किस तरह से हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं, कैसे हमारा संस्कार भोग जो है होता जाता है फटाफट, और जो नहीं हो पाता तो परम पुरुष क्यों हर लेते हैं, कैसे हर लेते हैं। और प्रकृति भी इस चीज में हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है, महाकोल द्वारा दिया गया, और इसलिए जो है प्रकृति को भी ये काम करना पड़ता है। तो ये जो तारक ब्रह्म सदगुरु की कृपा ही होती है जो हमें वापस जो है ये जो रास्ता है ना, फाइनली हम कितने भी बोधि मानव कुछ बन जाएं, लेकिन जो उन संस्कार, जो भव सागर को पार, तो फिर वही परम पुरुष ही करवा सकते हैं। ओके, ये जो पीछे आपको दिखाया था, ये संचर प्रति संचर है, क्योंकि क्लासेस जो हैं अगर चलती रहेंगी तो सर्टेनली जस्ट ये भी किसी समय जो है डिस्कस करेंगे पूरा संचर प्रति संचर, अकाट्य फिलॉसफी बाबा की, इतना अच्छी तरह से क्लियर माइंड को करने वाला एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं। मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ पढ़ा है, बट दिस इज वंडरफुल। तो इसी में पूरा जो है सेशन ले सकते हैं। अभी इधर टाइम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके साथ साथ जब कुंडलिनी शिवानी शक्ति जो है जब ऊपर उठती है कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है, तो क्या होता है, आनंद मार्ग tantras practical lessons lead to rising of Kul Kundalini through different chakras where vritis display its activities. When the Kul Kundalini passes through a particular chakra, it creates a stir, हिला देती है, and sublimates the propensities situated at that chakra. Thus the sanskaras get a chance to express and they get exhausted quickly. More is the sadhana, quicker is the process of exhaustion. ओके,
ईस्ट मंत्राघात, कुंडलिनी का जागृत होके ऊपर जाना, चक्रों को स्टिर करना, प्रोपेंसिटीज का, वृत्तिस का एक्सप्रेशन। वृत्तिस क्या है, नेक्स्ट सेशन उसी पे लेंगे पूरा का पूरा कि किस किस में क्या क्या है, कैसे है। लेकिन उससे क्या होता है कि एक्सप्रेस होने लगती हैं जल्दी संस्कार भोग जो है। संस्कार भोग तो होगा, वो बात अलग है कि आपको आज जो है बहुत नुकसान होना था तो थोड़ा सा कट लग के जो है काम चल गया, लेकिन होगा जरूर। और ओके फाइन। संस्कार का थोड़ा सा जो है मैं संस्कार और रीबर्थ की जो है पूरी क्लास जो है हम लेंगे। लेकिन मनो आनंद सूत्र तीसरे चैप्टर का चौथा है, मनो विकृति विकासापेक्षिता संस्कारा। यानी कि जब भी सॉरी, जब भी कोई कर्म करते हैं तो मन में कुछ विकृति आ जाती है, वही संस्कार है। जैसे मैंने बताया डिस्टोर्शन वो आ जाता है, और a distortion of mind stuff waiting for expression, or the reaction of action performed by the unmind remains potential form the causal or unconscious mind at the time of death। यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं हुआ अभी, जो है अभी एज ए रिएक्शन, एज ए पोटेंशियल रिएक्शन, वो संस्कार, जैसे हमने बताया। और बाबा ने इसको जो आनंद सूत्रम में तीसरे चैप्टर का चौथा जो आनंद सूत्र है उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। ये हम जस्ट किसी और क्लास में लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये सपोज ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड थी, एक्स वाई कोई एक्शन किया, when we make an action our mind is distorted, and when we experience the reaction of our mind returns to the original state and we feel either pleasure or pain depending upon nature of action। मैं अभी इधर ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि संस्कार एंड रीबर्थ, संस्कार किस तरह से नए बर्थ में जाते हैं, विल टेक इन डिफरेंट क्लास, क्योंकि आज जो मैं समय भी साथ साथ देख रहा हूँ तो संस्कार पे पूरी क्लास हम अलग से लेंगे। बट इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में एवरीबॉडी इज डिफरेंट, यानी कि फिजिकली ही सेम नहीं है, मेंटली तो अलग बात है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, व्हाई? ड्यू टू संस्कार्स। हर एक के संस्कार, हर एक ने अलग अलग कर्म किए हुए हैं, अलग अलग संस्कार हैं, ड्यू टू दीज संस्कार। एंड रिमेंबर, आई एम व्हाट आई हैव डन। हम सब जो है ना दूसरों पे डालते रहते हैं कई बार, उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो गया। नो, आज मैं जिस भी अवस्था में हूं, मैं खुश हूं, दुखी हूं, मैं जिस भी अवस्था में हूं, उसका कारण सिर्फ मैं और मैं हूं, कोई भी अन्य व्यक्ति या और कोई अन्य परिस्थिति नहीं है। आई एम व्हाट आई हैव डन, दे आर संस्कार्स। कई लोग कहते हैं कि अरे यार वो उस बेटे ने बहुत परेशान किया हुआ है यार, इतने पैसे खर्च कर देता है, ये है, सुधरता नहीं है, ये है, वो है, क्या करें, कैसे करें। मैंने कहा आपने भी कभी किए होंगे। बदला ले रहा है आपस से, यानी कि आपका भोग करवा रहा है, आराम से जो है खुश होके करते रहो, उसने तो लेना ही है। क्योंकि कभी ना कभी जो है कर्म और कर्म फल पे पूरी क्लास जब होगी ना, उसमें हम बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये चीज कि किस तरह से संस्कार हमारे ना, कहते हैं कि एक रॉबर्ट वाइस ने लिखा है कि ये जो आत्माएं जो है ना वो ग्रुप्स में आती हैं। यानी कि आज जो हमारा बेटा है, बेटी है, फादर है, मदर है, किसी जन्म में हमारे जो है हम उनके बाप होते थे, हम उनके बेटे होते थे, हम उनके भाई बहन होते थे। यानी इन सबको कुछ ना कुछ लेना देना है आपस में, इसलिए हम आते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह का कुछ हो ना, नुकसान या कोई चीज वो कर रहा है कुछ, तो बड़े आराम से, और जिस दिन हमें संस्कारों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना कि जो हो रहा है वो मेरे कारण ही हो रहा है, किसी और के कारण नहीं हो रहा, उस दिन हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएगी। और जब आप दुनिया में एक्सपेक्टेशंस दूसरों से जो करते हैं वो मिनिमल कर देंगे,
और एक्सेप्टेंसेस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, आपकी लाइफ वैसे ही जो है खुशनुमा ब्लिसफुल हो जाएगी। सो जस्ट आई प्रॉमिस कि संस्कार और रीबर्थ क्या किस तरह से संस्कार हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, हमारा जो है स्थिर भूमि होती है एक चित्त में अतिमानस कोश के थ्रू, वी विल सी दैट जब भी समय आएगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बाबा ने जिस तरह से इस चीजों को बताया ना, कहीं इस चीज की इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और एक एक क्रिस्टल क्लियर होगा पॉइंट। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आज हमने इस चीज को सोचना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी फिर डिस्कस करना है। मेरा नंबर जो है जस्ट 9868 मेरे ख्याल सभी के पास है, तो 9868138787 है। डिस्कस करना है, नहीं समझ आती फिर मुझसे पूछना है कि इस मंत्र आघात करने से, इस मंत्र करने से क्या होता है, किस तरह से हमारे संस्कार फटाफट जो है वो निपटते हैं। और देखिए ओके, एक मैंने लाइन लिखी है, व्हाट हैपेंस इफ संस्कारास बिकम एग्जैक्टली सेम। ये बाबा ने 1969 में, आई थिंक, इफ आई एम राइट, मैंने पढ़ा था बुक में। बाबा ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था जिसमें कि उन्होंने दो लोगों के दूर दूर बैठे थे, छड़ी को छुआ और कहा कि इन दोनों के संस्कार अब सेम हो गए हैं। कैन यू इमेजिन कि क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से चिपक गए। दे कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बहुत कोशिश की, नहीं हो पाए। फिर बाबा ने जो है जस्ट कुछ किया जिससे कि जो है उनमें एक में कुछ और दूसरे में कुछ और करके फिर, यानी कि क्यों होता है ऐसा, उसका कारण है। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई लोगों को हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, दिल करते हैं इनके साथ बैठ के और बातें करें, और जो है एक अपनापन फीलिंग होती है। संस्कार सिर्फ अपने नहीं होते, हमारे म्यूचुअल संस्कार भी होते हैं। किसने किसके साथ क्या किया, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक दूसरे को पहचानती है। और कईयों को जो है देख के कुछ नहीं है, बिल्कुल जानते भी नहीं है, लेकिन देखते ऐसे लगता है कि बात बात में करे, पहले जस्ट नहीं पसंद आते कहीं। क्यों? संस्कारों की मैचिंग नहीं है। जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, जिनके साथ बातें करना अच्छा लगता है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हमारे और उनके संस्कारों की क्लोजनेस है, यानी मिलते जुलते हैं। ठीक है, ओके। ये जस्ट वी विल सी ऑल दैट। तो संस्कार नॉर्मली तीन तरह के होते हैं, इनबॉर्न, एक्वायर्ड एंड इम्पोज्ड। अगेन इसको मैं पढ़ देता हूं क्योंकि अलग से क्लास में हम करेंगे। रीबर्थ, इनएक्टिव माइंड हैज ए पर्टिकुलर वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू संस्कारास। इट विल लुक फॉर ए बॉडी दैट विल सूट इट एंड इट विल रीबॉर्न। और ये कौन काम करती है? ये म्यूटेटिव प्रकृति करवाती है, रजोगुणी प्रकृति। The new living being will then have to take opportunity to exhaust its accumulated, यानी कि नया शरीर मिलता ही वो है जिसके थ्रू उनके जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड संस्कार हैं वो एग्जॉस्ट हो सके। इस तरह से ये चलता रहता है। लेकिन जब तक इस मंत्र नहीं मिला तब तक क्या होता है, वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, एंड जस्ट इट विल कीप ऑन। तो उससे क्या होगा कि कभी खत्म नहीं होगा। तो ओके, ये जस्ट ओके मेरे को जस्ट एक दो क्वेश्चंस आए थे कि जो फर्स्ट लेसन में शुद्धियां, लेकिन उससे पहले जो है दो तीन लाइनें मैं और बोलना चाहता हूं। फर्स्ट और सेकंड लेसन से संस्कार क्षय कैसे होते हैं? पहली बात तो देखो, पहला और दूसरा लेसन है क्या, मंत्र क्या है, कैसे करना है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। पहला लेसन ये बताता है कि मैं कौन हूं। सोचो ईस्ट मंत्र का मतलब। ठीक है। दूसरा लेसन ये बताता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। गुरु मंत्र, मधु विद्या। एक शब्द आता है अजपा जप। जब हमारी सांस, हमारा ध्यान उस तरफ है भी नहीं, फिर भी सांस के साथ साथ दो सिलेबल्स होते हैं ना इस मंत्र के, जब वो इस मंत्र चलता रहे सोते हुए जागते हुए हर समय, दैट इज कॉल्ड अजपा जप। एक होता है अध्यान ध्यान,
24 घंटे आप कुछ भी काम करते रहो, दुनियावी काम करते रहो, लेकिन बाबा की छवि आपकी आंखों में बसी हुई है। दैट इज कॉल्ड अध्यान, ध्यान। सेकेंड लेसन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी काम गुरु मंत्र के बिना नहीं हो, और सभी अच्छे बुरे कर्म बंधनों से मुक्त रहने का रास्ता है सिर्फ सेकंड लेसन, गुरु मंत्र, मधु विद्या। अब ये मैं पहले मैंने ये ऐड नहीं किया था, लेकिन आदरणीय स्वरूपानंद दादाजी यहाँ पर हमारे उत्तम नगर में ट्रेनर बन के आए थे फर्स्ट ऐसे सेमिनार में करीब 8-9 साल पहले। तब उन्होंने ये चीज बताई थी हमें, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था निर्जर एवं संवर प्रक्रिया। निर्जर प्रक्रिया वो है जो इकट्ठे हुए संस्कारों को खाली करती है। जब साधना की शुरुआत फर्स्ट लेसन होती है तो घटनाएं जल्दी जल्दी होने लगती हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में निर्जर प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। दीक्षा का मतलब ये है ना, दीपक ज्ञान प्लस क्षय, संस्कारों का क्षय होना शुरू हो जाता है। दीपक ज्ञान मीन्स आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं देखा हुआ, ठोकर लग जाएगी, अंधेरा है, टॉर्च, बाबा की जो गाइडेंस है वो जो है हमें गाइड करती रहती है कैसे उस रास्ते पर आगे चलना है, दैट इज दीपक ज्ञान। और संस्कारों का क्षय जो है फटाफट होने लग जाता है, दैट इज दीक्षा। ओके, संवर है नए संस्कार ना बनने देना। सेकंड लेसन लेने से नए संस्कार नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में संवर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो फर्स्ट लेसन से निर्जर और सेकंड लेसन से संवर प्रक्रियाओं की शुरुआत हो जाती है। यानी फर्स्ट लेसन पुराने संस्कारों को खत्म करना शुरू कर देता है, और सेकंड जो है वो नए नहीं बनने देता। मैं इसका ना एग्जांपल एक कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, नीचे एक छेद है जिसमें से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और ऊपर से पानी आ रहा है। ये हमारे संस्कार हैं। यानी ये जो पानी है इसको मान के चलो संस्कार हैं कि रोज कुछ ना कुछ निकल रहे हैं, लेकिन रोज बनते भी जा रहे हैं। कुछ निकल रहे हैं, कुछ बनते जा रहे हैं, कभी भी खाली नहीं होगा ये घड़ा। अब क्या होता है, जब फर्स्ट लेसन मिलता है, फर्स्ट लेसन मिलता है, फर्स्ट लेसन मिलने का मतलब है ये जो छेद है नीचे का ना, ये बड़ा हो गया। संस्कार बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। ये छेद बड़ा होने का मतलब है कि अब संस्कार बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। जल्दी जल्दी घटनाएं होती हैं, अच्छी भी बुरे भी। सेकंड लेसन का मतलब है आपने इस घड़े पर ढक्कन लगा दिया। सेकंड लेसन क्या है? गुरु मंत्र यही है ना कि ही इज डूइंग एवरीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली ए मीडियम। यानी कि सेकंड लेसन का मतलब है कि नए संस्कार नहीं बनेंगे। फर्स्ट लेसन का मतलब है पुराने खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट लेसन से आपका जो है ये छेद चौड़ा हो गया, पानी जल्दी यानी संस्कार बहुत जल्दी होने लग गया। सेकंड लेसन, इस पे जो है जैसे आपने कवर कर दिया, नए संस्कार बन नहीं रहे। ये घड़ा यानी कि भवसागर, यानी कि जो सभी संस्कार हैं खत्म होने शुरू हो जाएंगे। जस्ट सिंपल कंसेप्ट बताने की कोशिश की है जिससे कि क्लियर हो। और फाइनली विल कम टू अवर पॉइंट कि जो चक्र ग्लैंड्स जो हैं, जैसे आपको बताया कि किस तरह से अभी हम थोड़ा सा जल्दी मैं अब चल के आई ट्राई टू फिनिश। गीता दीदी 5-7 मिनट और ले लूँ ना? जी दादा, ले हाँ, लीजिए। क्योंकि जस्ट बीच में वो ईस्ट मंत्र और इस पे जो है फर्स्ट सेकंड लेसन का थोड़ा सा जो है जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चंस कई आए हुए थे, तो इसलिए मैंने उनको डिस्कस करना ठीक समझा। आई ट्राई टू फिनिश विद इन 10 मिनट्स, ठीक है? ओके, तो ये जो है जस्ट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी।
अब ग्लैंड्स को थोड़ा सा मैं एक बार बता के और अपना विद इन 5 to 10 मिनट्स आई विल ट्राई टू वाइंड अप। ग्लैंड्स या ग्रंथियां शरीर में विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित करने वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं। 3 तरह के नॉर्मली होते हैं ग्लैंड्स। एक होते हैं एंडोक्राइन अंतःस्रावी, जैसे एड्रिनल, पीनियल, थायराइड। ये क्या करते हैं, इनसे जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स निकलते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जैसे पसीना, लार या आंसू, सेलिवरी, लिवर, पैनक्रियास, स्वेट, ये सारे जो है ना, ये डक्ट्स, नालिकाओं के थ्रू जो है जो बाहर निकलते हैं, ब्लड में एंटर नहीं करते, ब्लड में इनकी एंट्री नहीं होती है। और कुछ होते हैं मिश्रित, सबसे पॉपुलर है उसमें पैनक्रियास, यानी कि एंडोक्राइन वो जो इंसुलिन छोड़ता है अंदर जो ब्लड में, और एक्सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है एक्सोक्राइन। आई रिपीट, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जो हम करने जा रहे हैं, जो करना है हमें, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली। एक टेबुलर फॉर्म में भी मैंने कोशिश की है कुछ बताने की, एंडो और एक्सो, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते, एक्सोक्राइन में होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन सिक्रीट करते हैं स्वेट एंजाइम्स, मुकस। रूट ऑफ सिक्रीशन जो है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट्स के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू जो है बाहर निकालते हैं, सरफेस पे भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और सेलिवरी स्वेट ग्लैंड्स। तो हमारा मेन स्ट्रेस रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, दैट इज consisting of glands and hormones they secrete. Although the endocrine glands are the primary hormone producers, लेकिन फिर भी ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी थोड़े थोड़े हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। लेकिन मेन यही हैं, जो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर्स हैं वो यही हैं, जो आप जैसे आपको पता, पिनियल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पैनक्रियास हो गया, एड्रिनल वगैरह जो है। ओके, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन इज ए केमिकल ट्रांसमीटर। दीज आर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा होते हैं उनमें। दे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल्स टू द अदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो मैसेज पहुंचाना है वो काम करते हैं। ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में बैलेंस करने के लिए उसको बोलते हैं होमोस्टेसिस। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये प्रणाली है, ये जो है जस्ट, और आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि ये सारी चीजें इंडिविजुअली बता सकें डिटेल में, लेकिन जस्ट इस तरह के होते हैं। अगर आप चाहें तो इंटरनेट वगैरह पर जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जितना जरूरी है वो जरूर डिस्कस किया जाएगा, ये सब कुछ है अवेलेबल जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है अब जो है 5 मिनट्स मोर, जब भी इन ग्लैंड से ओवर या अंडर सिक्रीशन होता है तो उससे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल सिकनेस, कई तरह की इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी आ जाती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेट्रेड, एंगर, फियर, जिससे कि हमारी जो है हर तरह की पीस जो है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड इमोशनल, हर तरह की पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम आसन्स करते हैं, जैसे बताया गया, और मैं बताऊंगा इजिली, हम एक एक पे हम स्ट्रेस करेंगे कि कौन कौन से आसन से कौन कौन से ग्लैंड्स ठीक होते हैं, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड्स के ठीक होने से, हार्मोनल सिक्रीशन रेगुलेट होने से कौन से चक्रों की एनर्जी जो है प्रॉपर हो जाती है। Asanas also affect chakras indirectly, as asanas are primarily massaging the endocrine glands. They have an direct or indirect effect on chakras. So, मैंने आपको जैसे बताया था कि endocrine glands, they are physical counterpart of our subtler
chakra system. Okay. Thyroid gland located at the front of the neck. They secrete thyroid hormone, regulate body's overall metabolism. Thyroid gland. अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको ले लूंगा. जैसे कि कई तरह के जो केमिकल्स रिलेट करते हैं, कहते हैं ना थायराइड हो गया उसको T3 T4 ये T6 वगैरह TS चेक करवाओ. वो क्या है बेसिकली? इफ दिस ग्लैंड, कौन सा थायराइड, इफ दिस ग्लैंड डज नॉट मेक एनफ, देन इट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. और ऐसे केस में एवरीथिंग हैपन्स वेरी स्लोली. हार्ट रेट स्लो हो जाता है और उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. और ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बॉडी हैवी हो जाती है. कई बार देखते हैं ना कि हाँ भाई, जस्ट इट्स वेरी कॉमन लेडीज में स्पेसिफिकली, प्लीज डोंट माइंड लेडीज, सब मेरी बहनें हैं, कि लेडीज में बहुत कॉमन है ये कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ज्यादातर जो है, काफी लेडीज में देखा गया है कि एकदम जो है जस्ट वेट गेन हो जाता है. और मैक्सिमम केसेस में ये पाया जाता है हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइड में सब कुछ स्लो हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है, उनको जो है कई बार लो बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जस्ट एक्सर्शन जो है, एक्सक्रीशन जो है वो पूरा नहीं हो रहा, हर चीज का अंदर एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, बॉडी वेट गेन कर लेती है. और दूसरी तरह हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, एवरीथिंग स्पीड्स अप, हार्ट रेट चेंज हो जाता है, ऐसे लोगों को डायरिया हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, सब कुछ जैसे हजम ही हो जाता है, निकलता रहता है, अंदर रहता नहीं, और ऐसे बिल्कुल थिन हो जाते हैं. जेंट्स में भी होता है, लेडीज में भी होता है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लैंड से हार्मोनल सिक्रीशन, रेगुलेशन का मतलब है प्रॉपर, ना कम ना ज्यादा. अगर जैसे अभी थायराइड की बात कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड की, तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है कि जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, हाइपर में ज्यादा हो जाता है. कम होना वो भी प्रॉब्लम, ज्यादा होना वो भी प्रॉब्लम. फिजिकल लेवल पे भी आती है और इवन मेंटल लेवल पे भी जो है कई तरह के जो है जैसे इरिटेशन, इरिटेटिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. वी विल सी दैट. लेकिन और भी हैं. थायराइड था वो, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, और ये इम्यून सिस्टम को जो है डेवलप करता है. और जस्ट उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स हैं. एड्रिनल ग्लैंड में एक जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं उस समय एक फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है. और तो क्या होता है, जस्ट मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, तो ये सारा दिया हुआ है कि जब हमें डर, किसी भी चीज से डर गए, किसी भी चीज से, तो पूरी बॉडी में कहाँ पे किस किस ग्लैंड में क्या क्या होता है, कैसे होता है. आई हैव सो मच डिटेल ओवर देयर, बट आई नो द टाइम इज लेस, सो अभी फिलहाल लास्ट ये कुछ लाइनें करके मैं आज खत्म करूंगा. और जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, ग्लैंड्स पे थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करके फिर हम सबसे आएंगे कि प्रोपेंसिटीज, वृत्तियाँ, वृत्तियाँ जो हैं वो कितनी होती हैं, कैसे एक्सप्रेस होती हैं, किस तरह से उन पे कंट्रोल करना है हमें, और किस तरह से हमारा बिहेवियर जो बेसिकली वृत्तियों पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में उनका एक्सप्रेशन, और किस तरह से वृत्तियां नकारात्मक जितनी बढ़ती जाती हैं उतने ही ज्यादा हम अष्टपाश और षट रूपों में गिरते जाते हैं. अविद्या माया हमारे थ्रू जो है ज्यादा काम करने लग जाती है, नेगेटिविटी हम स्प्रेड करने लगते हैं. लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर कंट्रोल आता जाता है तो जस्ट पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं. तो वी विल सी ऑल दैट. और तो लास्ट में glandular secretions play a critical role in modulating systems processing emotion in the brain. It is the activity of brain emotion analysis that disrupts access to the more subtle levels of consciousness. By changing the activity of peripheral glandular systems, the balance of energy in brain system will change and potentially allowing access to new levels of consciousness. इसका मतलब क्या है? Sorry.
बाबा ने जैसे कहा ना, जो पहली स्लाइड थी जो उसमें दिखाया गया था, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि अगर इनकी नॉलेज हमें नहीं है और ये कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स रिलीज करते रहेंगे, तो नकारात्मक प्रवृत्तियां हम में आती रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि कॉन्शियसनेस यानी आत्मज्ञान की तरफ हम ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाएंगे। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करना और फिर पॉइंटेड इंटेलेक्ट होके आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करना, वही है ना। तो उस कॉन्शियसनेस को, उस यूनिट कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए हमारा जो ये सिस्टम है, ये प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। अदरवाइज हम नए नए अपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक जो है उस आत्मज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब हम चक्रास के सिस्टम को प्रॉपरली जान जाते हैं, प्रॉपरली मेडिटेशन के सभी लेसन्स करते हैं, और जब हम ग्लैंडुलर सिस्टम को, ग्लैंड्स को जान जाते हैं और उनको ठीक, उनसे हार्मोनल सिक्रीशंस को प्रॉपरली ठीक करने के लिए प्रॉपर आसन्स करते हैं, और प्राण को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है? देन वी बिकम रेडी फॉर डूइंग आवर फिफ्थ लेसन, जिससे कि हमारी मन की तरंग जो है, वाइब्रेशंस, उस धूमा मन के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मिलना तो उसी में है ना फाइनली। सो इसीलिए इन सब चीज़ों की जो है, इन सब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो बाबा ने हम लोगों को बताया है, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा 20-25 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन क्या है कि इतना कुछ बाबा ने हमें दिया है और मैं चाहूँगा कि ये अभी चलता रहे। और एक जो है स्पेसिफिकली जो है वहाँ पे पीपी दादाजी ने जो क्लास रादर जो संबोधन किया था, इट वाज वंडरफुल कि किस तरह से जब मृत्यु होती है किसी की, तो कैसे जो है उसके पूर्व जन्म, उस जन्म का, जिसको कहते हैं ना लेखा जोखा, कैसे उस नए शरीर में जाता है, कौन हेल्प करता है, कैसे बनता है, कैसे फादर में उसका इफेक्ट आता है, कैसे जो है मदर के गर्भ में वो चीज आती है। तो विल ट्राई टू सी दैट। एक पूरा जो है 1.5-2 घंटे का क्लास जो है, संस्कार एंड रीबर्थ, पुनर्जन्म, संस्कार और पुनर्जन्म, कर्म और कर्मफल पे जो है ली जाएगी। लेट अस सी, जब भी उसका समय आता है। सॉरी थोड़ा सा समय मैंने अधिक ले लिया, बट आई वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ईस्ट मंत्र आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है, बाकी आपको जो भी लगा है बहुत अच्छी बात है, ईस्ट मंत्र आघात करने से किस प्रकार हमारे आप म्यूट हो गए। जो है साधना में आगे बढ़ चलें। क्योंकि जब हम बेसिकली हम प्लीड करते हैं परमात्मा को, उस समय जब हम ईस्ट मंत्र आघात करते हैं ना, हम प्लीड करते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, हमें माफ करो। तो जब हम माफी मांगते हैं माँ बाप से, तो माफ कर देते हैं ना, कि मैंने गलती से जो है, मैं सोच के मैं कर रहा हूँ, मैंने किए हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। तो उससे क्या है कि वो परम पुरुष का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और संस्कार वो कराते हैं, वो सागर पार करवा देते हैं। अगेन फील सॉरी कि थोड़ा सा समय अधिक लिया। धन्यवाद। नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, अवश्य मेरा नंबर भी है, उस पर भी पूछ सकते हैं। और अभी समय तो जैसा आप चाहें। आई एम थैंकफुल टू गीता दीदी, स्पेसिफिकली नुपुर दीदी की, जस्ट दे आर परमिटिंग मी टू जस्ट ऐसी चर्चा करने के लिए। थैंक्स। बाबा नाम केवल।